सनतकारों के लिए खुशखबरी है। हुकूमत ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुतालबे पर 30 अरब रुपए सेल्स टैक्स रिफंड्स की मंजूरी दे दी है। सनतकार पुरुमीद हैं, रिफंड्स बहाली से एक्सपोर्ट बेहतर होगी, एतमाद बहाल होगा। आपको बता रहे हैं कि सनतकारों के लिए खुशखबरी है। हुकूमत ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुतालबे पर 30 अरब रुपए सेल्स टैक्स रिफंड्स की मंजूरी दे दी है। सनतकार पर उम्मीद है रिफंड्स बहाली से एक्सपोर्ट बेहतर होगी, एतमाद भी बहाल होगा। आपको बता रहे हैं कि सनतकारों के लिए खुशखबरी है। हुकूमत की 30 अरब रुपए सेल्स टैक्स रिफंड्स की मंजूरी दे दी गई। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुतालबे पर मंजूरी दी गई है। सदर FCCI डॉक्टर खुर्रम तारिक ने इकदाम को सराहा है। रिफंड्स बहाली पर वजीर खजाना इसहाक डार का शुक्रिया भी अदा किया है। कहते हैं कि रिफंड्स बहाली पर वजीर खजाना इसहाक डार के मशकूर हैं। इस हवाले से फैसलाबाद दीवान सनत और तिजारत के सदर डॉक्टर खुर्रम तारिक क्या कहते हैं, जान लेते हैं शराज भट्ट से। शराज बताइएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के डेलीगेशन ने मुलाकात की थी वज़ीर ख़जाना से कुछ दिन पहले, और सबसे बड़ा मुतालबा जो था वो हुकूमत की जानिब से मंजूर कर लिया गया है, जो कि सेल्स टैक्स की मद में रिफंड्स फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा था। और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खुर्रम तारिक, जिनकी जानिब से ही ये मुतालबा सामने हुकूमत के रखा गया था, और हुकूमत ने अब रिफंड्स जो हैं वो जारी करने का ऐलान किया है। कब से रिफंड्स जारी होंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा, क्या एक्सपोर्ट को बढ़ाने में ये रिफंड्स जो है वो अपना किरदार अदा कर पाएंगे, इस पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर खुर्रम तारिक, प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये रिफंड्स किस हद तक हेल्पफुल साबित हो सकते हैं आपके लिए, और ये बताइएगा कब से जारी होना शुरू होंगे और कितने होंगे? देखिए, हमारे 100 अरब से ऊपर के रिफंड्स हैं सिर्फ सेल्स टैक्स के, और ये वो चीज़ है जो कानूनन उन्होंने हमें 72 घंटे में देनी है एज पर लॉ। तो इसमें जो डिले आ रहा है वो हमारा वर्किंग कैपिटल है। ये सेल्स टैक्स हम रोज़ाना जो चीज़ खरीदते हैं उस पर पे करते हैं, और उसके बाद 3 महीने इंतजार करते हैं, 4 महीने इंतजार करते हैं, और वो पैसे आते हैं वापस। तो हम ये चाह रहे थे कि ये सिस्टम को दोबारा 72 आवर्स पे ले आया जाए। उन्होंने ये वादा किया है कि हम जुलाई के बाद इस सिस्टम को 72 आवर पे लाने की कोशिश करते हैं पूरा, जो कि नॉर्मल सिस्टम होना चाहिए। और उस सिलसिले में उन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर तकरीबन 1 माह 25 दिन के जो रिफंड से उसकी तकरीबन वैल्यू क्लोज टू 30 बिलियन बनती, वो उन्होंने रिलीज़ करती हैं, और वो कल सब लोगों को मिल गए। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। इससे हमें 2-3 चीज़ें पता लगी। एक तो उन्होंने वादा किया वो पूरा किया, दूसरा जो उन्होंने अगले वादे किए हमें बड़ी उम्मीद है वो भी पूरे हो जाएंगे, और ये सेल्स टैक्स जो है ये 72 घंटे की पोजीशन पर आ जाएगा, ताकि एक्सपोर्टर्स अपने काम पर कंसंट्रेट करें, और 5 माह से गिरती हुई एक्सपोर्ट तकरीबन जो $2 बिलियन इस साल कम हो जाएगी, तो हमें उसके लिए अपने कशकोल ना फैलाने पड़े, और वो पैसे। कहा जाता है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, इज इट ट्रू? नहीं, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट, इसलिए कि ये तो सेल्स टैक्स हमने पे किया, हमने वापस मिलना है। तो ये इन्वेस्टमेंट अब हुआ ये है कि सेल्स टैक्स 17 से 18 कर दिया गया लास्ट बजट में, और रिफंड्स जो हैं वो क्योंकि डिवैल्यूएशन हुई तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई। अब वो जब बढ़ गई, जो यान का बैग 20,000 रुपये का था वो 35,000 रुपये का हो गया। अच्छा, अब उसी के साथ सेल्स टैक्स भी उतना ही बढ़ गया, तो इसलिए अब स्टकअप जो रिफंड्स हैं उनकी पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सही है। अच्छा, ये बताइएगा कितने गैप के बाद ये सेल्स टैक्स रिफंड्स जो हैं वो जारी हो रहे हैं? अभी तो को तकरीबन को 2.5 माह 3 माह के करीब लग रहे हैं, मगर ये कि अगर ये 72 आवर्स पे आ जाएं, जैसे कि उन्होंने इंडिया दिया, वो कुछ सिस्टम में अपने चेंजेस कर रहे थे। अभी चेयरमैन साहब ने कहा कि हमें कुछ प्री अप्रूवल के इश्यूज थे, वो हमने सिस्टम में चेंजेस कर लिए, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप नॉर्मल। रिफंड्स बहाली पर वजीर खजाना इसहाक डार के मशकूर हैं, ऐसा कहना था खुर्रम तारिक का। शराज भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान कॉमर्स मिनिस्ट्री की जानिब से ईरान, अफगानिस्तान और रूस के लिए बार्टर ट्रेड की इजाज़त दे दी गई है। फैसलाबाद की सूतम मंडी ने इक़दाम को सराहा। पायमा मेंबर फैसल मियादाद कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री मशीनरी दरामद करेगी तो बड़ी तादाद में बरामदात मुमकिन हो सकेंगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मशीनरी सस्ते दाम आएगी, बड़ी तादाद में बरामदात मुमकिन हो सकेंगी। फैसलाबाद की टेक्सटाइल सनत के बार्टर ट्रेड में मौके पैदा होंगे। BTB ट्रेड से रुपए पर वजन और तिजारती खसारा कम होगा। माजी में ईरान पाकिस्तान के लिए अहम मार्केट थी। इसी हवाले से बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। बताइएगा बिलाल।
جی بالکل، پاکستان حکومت کی جانب سے ایک اہم معاہدہ زیر نظر آیا ہے B2B ٹریڈ کا، جس میں ایران، افغانستان اور روس سے کچھ چیزیں دے سکتے ہیں اور کچھ درآمدات کے اندر واپس بھی لے سکتے ہیں. تو اس بنا کے اوپر بہت ساری چیزوں کو اس کو خاص کہا جا رہا ہے، اور اس کی کرنسی ایکسچینج بھی جو ہے وہ پاکستانی اور ان کے اپنے قدر و قیمت کے اندر ہوگی. فیصل میاں سے موجود ہیں. فیصل بھائی، کیا اثرات اس کے مرتب ہو سکتے ہیں کہ دھاگا دے سکتے ہیں، پاور لومز لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ انڈسٹری کے پرزے اور بہت سارا خام مال لے سکتے ہیں، برآمدات کر سکتے ہیں، اس کا کتنا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ اگر یہ سسٹم اپلیکیبل ہو گیا نا، یہ پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا سٹیٹس رکھے گا. اس میں بلال بھائی کیلا یہ ٹیکسٹائل سیکٹر نہیں ہے، اس میں کروڈ آئل جس پہ سب سے زیادہ ہمارا جو ڈالر ہے وہ سرو ہوتا ہے، اگر وہ بارٹر سسٹم کے تھرو آ جاتا ہے. ایران میں جب یہ پابندیاں لگنے سے پہلے پاکستان کی ٹیکسٹائل پروڈکٹس، میرا خیال ہے کہ جتنی پاکستان کی کنزمپشن تھی شاید اس کا 25% ایران میں ایکسپورٹ ہوتی تھی. ہمارا چاول بہت زیادہ ادھر جاتا تھا، ہماری بہت سی چیزیں جو اب ہمیں یاد بھی نہیں ہیں وہ چیزیں ادھر جاتی تھی. اسی طرح افغانستان میں بھی سارا کچھ پروڈیوس کرنے والا ایک ملک تھا تو کنزیوم کرنے والے 3 ملک تھے. اب اگر وہی سسٹم ہو جاتا ہے تو اللہ کی مہربانی سے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، اور انڈسٹری کے لیے بھی ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، کیونکہ اس وقت ہماری ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر چلی گئی، بہت زیادہ ڈاؤن ہوئی ہیں، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے ٹائم میں 1-2 مہینے لگیں گے اس سسٹم کو سمجھنے میں. میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا. بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گے، خاص طور پہ افغانستان جہاں بہت ساری اسمگلنگ ہو رہی تھی. روسی ریاستیں ہمارے پاس کھلیں گی. 3 اہم ملک جو پاکستانی مصنوعات میں کپڑا، زراعت، چاول مصنوعات کے بدلے سستا خام ملے گا، اچھا قدم ہوگا. بلال، بہت شکریہ آپ کا. جنگ کی 81 مارکیٹ کمیٹیوں میں PTI دور کے تعینات سیاسی عہدیدار برخاست ہو گئے ہیں. مراد بھی واپس لے لی جائیں گی. چیئرمین اور وائس چیئرمین کو ختم کر کے ایڈمنسٹریٹرز تعینات کر دیے گئے. ایک کلاس کیٹیگری کی جنگ مارکیٹ کمیٹی کے ایڈمنسٹریٹرز کے طور پر اسسٹنٹ کمشنر جنگ، سی کلاس مارکیٹ کمیٹی شور کوٹ کے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر ایگریکلچرل آفس مارکیٹنگ ایڈمنسٹریٹرز تعینات کر دیے گئے. ایڈمنسٹریٹرز نئے چیئرمین اور وائس چیئرمین کی تعیناتی تک فرائض سر انجام دیں گے. ایڈمنسٹریٹرز نئے چیئرمین اور وائس چیئرمین کی تعیناتی تک فرائض سر انجام دیں گے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اویس خان سے. جی اپڈیٹ کیجیے گا. نگران حکومت کی جانب سے آڑھتیوں کی اور تاجر برادری کی جو ہے وہ شکایات پر جو ہے وہ بڑا ایکشن لیا گیا ہے. تمام تر مارکیٹ کمیٹیاں، جس میں 81 مارکیٹ کمیٹی ہیں پنجاب کی، اس میں جو ہے چیئرمین، وائس چیئرمین اور ممبران جو ہیں اس کو ختم کر دیا گیا ہے. یہ تمام تر تعیناتیاں جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ کی گئی تھیں. اس حوالے سے منسٹر غلہ منڈی کے آڑھتی سلمان صاحب موجود ہیں، سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں اس نگران حکومت کے اس فیصلے کے بعد جو ہے کتنا جو ہے بہتری آئے گی اس تمام طرح پر؟ جی بہت شکریہ آپ کا اور سٹی 41 کا. آپ کا جو چینل ہے اور آپ لوگ جو ہے نا ہمیشہ جنگ کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیشہ پہلے ہوتے ہیں. دیکھیں جی، گورنمنٹ نے جو سیاسی طور پہ جو چیئرمین بھرتی کیے تھے، رکھے تھے، انہوں نے صرف اپنی کرسیوں تک ہی محدود رکھا ہے. حالانکہ جو ہے نا چیئرمینوں کا اور مارکیٹ کمیٹی کا آپس میں مل کر یہ کام ہوتا ہے کہ کسانوں کا اور آڑھتیوں کے فلاح کے لیے کام کیا جائے، ان کے مسائل کو حل کیا جائے. اب نگران حکومت نے جو چیئرمین ختم کیے ہیں، یہ میرے خیال میں بہت اچھا فیصلہ ہے اور ان کی جگہ پہ ایڈمنسٹریٹر لگا دیے گئے ہیں. اب امید ہے کہ مارکیٹ کمیٹیاں اور ایڈمنسٹریٹر مل کر جو مارکیٹ غلہ منڈی کے جو مسائل ہیں آڑھتیوں کے، کسانوں کے، اس کے فلاح کے لیے کام کریں گے اور ان کے مسائل کو انشاءاللہ حل کریں گے. یقینی طور پر جو ایڈمنسٹریٹرز تعینات ہوئے، امید کی جا رہی ہے کہ انتظامی افسران کی تعیناتی کے بعد جو ہے مارکیٹ کمیٹی کی اور جانب سے جو ہے غلہ منڈیوں میں، سبزی منڈیوں میں جو حالات جو ہیں وہ بہتر ہونے میں مدد مل سکے گی، جس سے جو آڑھتیوں کے درپیش مشکلات ہیں وہ بھی دور ہوں گی اور جبکہ کاشتکاروں کو بھی سہولیات کی فراہمی ممکن ہو پائے گی. جی، آڑھتیوں کی جانب سے فیصلے کو خوشائن قرار دیا گیا ہے. اویس خان میں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. اویس ہمیں بتا رہے تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے، آڑھتیوں کی جانب سے فیصلے کو شائن کرا دیا گیا ہے. ایڈمنسٹریٹرز نئے چیئرمین کی تعیناتی تک فرائض سر انجام دیں گے. ایگریکلچرل آفس مارکیٹنگ مارکیٹ کمیٹی شور کوٹ کے ایڈمنسٹریٹرز تعینات، اسسٹنٹ کمشنر جنگ مارکیٹ کمیٹی کے ایڈمنسٹریٹر تعینات، چیئرمین اور وائس چیئرمین ختم، ایڈمنسٹریٹرز تعینات کر دیے گئے. چیئرمین اور وائس چیئرمین سے مراد بھی واپس لے لی جائیں گی. 81 مارکیٹ کمیٹیوں میں PTI دور کے سیاسی عہدیدار برخاست ہوئے ہیں.
PFC शेयर के तहत पंजाब की एजुकेशन अथॉरिटीज़ के लिए 27 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। महकमा तालीम फैसलाबाद के लिए 1 अरब 98 करोड़ 22 लाख के फंड जारी किए गए। दीगर इस्लाम में कितने फंड्स आए, किस काम लाए जाएंगे, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको अहम खबर से लगा कर रहे हैं कि PFC शेयर के तहत पंजाब की एजुकेशन अथॉरिटीज़ के लिए 27 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि PFC शेयर के तहत एजुकेशनल अथॉरिटीज के लिए 27 अरब जारी हुए हैं। महकमा तालीम फैसलाबाद के लिए 1 अरब 98 करोड़ 22 लाख के फंड्स जारी हुए हैं। महकमा तालीम टोबा के लिए 75 करोड़, झंग के लिए 81 करोड़ के फंड्स जारी। महकमा तालीम चन्योट के लिए 33 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए गए। फाइनेंशियल असिस्टेंस, लीव इनकैशमेंट, बकायाजात तनख्वाहों की मद में फंड्स जारी हुए हैं। सैलरी, नॉन सैलरी और नॉन डेवलपमेंट अमूर की मद में ये फंड्स जारी किए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब ने फंड्स के इजरा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, लीव इनकैशमेंट, बकायाजात तनख्वाहों की मद में फंड्स जारी हुए हैं। फंड्स जारी हुए हैं। आपको बता रहे हैं कि PFC शेयर पंजाब की एजुकेशन अथॉरिटीज़ के लिए 27 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। महकमा तालीम फैसलाबाद के लिए 1 अरब 98 करोड़ 22 लाख के फंड्स जारी किए गए हैं। महकमा तालीम टोबा के लिए 75 करोड़, झंग के लिए 81 करोड़ के फंड्स जारी किए गए। महकमा तालीम चन्योट के लिए 33 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा फंड्स जारी हुए हैं। जी बिल्कुल, फाइनेंशियल असिस्टेंट, लीव इनकैशमेंट, बकायाजात तनख्वाहों की मद में सैलरी और नॉन डेवलपमेंट अमूर में PFC शेयर के तहत सूबा भर की एजुकेशन अथॉरिटीज के लिए 27 अरब के फंड जारी किए गए हैं। महकमा तालीम फैसलाबाद के लिए 1 अरब 98 करोड़ 22 लाख के फंड जारी किए गए हैं, जबकि महकमा तालीम टोबा टैक्सिंग के लिए 75 करोड़ और महकमा तालीम जंग के लिए 81 करोड़ और महकमा तालीम चन्योट के लिए 33 करोड़ के फंड जारी किए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब की जानब से फंड का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तमाम तर जो फंड्स हैं, ये जितने भी एजुकेशन अथॉरिटीज में फाइनेंशियल असिस्टेंट, लीव इनकैशमेंट, बकायाजात तनख्वाहें, इसके साथ साथ नॉन डेवलपमेंट अमूर पे भी दिए जाएंगे। इसी फंड से TMA के जितने रिटायर्ड हैं उनकी पेंशन भी दी जाएंगी और ये जो है वो रवा माह के लिए 1 अरब 98 करोड़ 22 लाख के फंड जो है वो फैसलाबाद के लिए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब ने फंड्स का ये इजरा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डॉक्टरों से गैर अखलाकी रवैये पर पुलिस के हवाले किया जाएगा। फैसलाबाद अलार्ड अस्पताल इंतजामिया ने मरीजों और तीमारदारों से मुतालिक जरूरी नोटिस अस्पताल में आवेजा कर दिए। क्या मुज़ाकरात हुए, क्या नतीजा निकला, जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, बताइएगा मुज़ाकरात से मुतालिक। जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर एसोसिएशन की हड़ताल का सिलसिला शोबा बैरूनी मरीज़ा में जारी है, जिसके सबब मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब अलाइड अस्पताल इंतजामिया की जानब से नोटिस अवेज़ा कर दिए गए हैं मुख्तलिफ मकामात पर, जिसमें यह कहा गया है कि डॉक्टरों के साथ गैर अखलाकी रवैया जो है वो ज़बानी या जिस्मानी तशद्दुद करने के हवाले से 186 और 506B दफ़ा के तहत जो है पुलिस के हवाले करने का जो है अंदिया दिया गया है। हमारे साथ यंग डॉक्टर्स की क़यादत मौजूद है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताएं, अब नोटिस भी अवेज़ा कर दिया गया सलमान भाई, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग इधर आए हैं। बात यह है कि स्ट्राइक करना जो है ना, वो हम लोग भी कोई स्ट्राइक करके बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग पढ़ लिख के इधर आए हैं तो हम अपने पेशेंट्स की खिदमत करें, लेकिन अगर डॉक्टर्स के साथ जो ड्यूटी पे उसके साथ सलूक ऐसा किया जाएगा कि उसको कई घंटों तक उसको मारा जाएगा और जो दर्दनाक उसकी कहानी है, उनको जो मारा गया डॉक्टर साहब को, अगर मैं बताऊं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि उनको वाशरूम में ले जाके भी मारते रहे हैं और वो इस वक्त जो है ना वो ICU में है, उसके बेस ऑफ द स्कल का फ्रैक्चर है। तो बात यह है कि हम और क्या कर सकते हैं। हम यही कर सकते थे कि हम लोग अपनी सर्विसेज विड्रॉ कर लें ताकि हमारी बात की सुनवाई हो। अनफॉर्चुनेटली हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ पे कोई भी बंदे की आवाज़ उस तक नहीं पहुंचती जब तक वो इस तरह का मरीजों को मुश्किलात का सामना है। डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए जगह जगह नोटिस लगा दिए गए हैं। अज़ादार हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, जिनको मुलाजमीन की सुनी गई, फेस्को ने जिनको मुलाजमीन की फ्री सप्लाई बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिनको मुलाजमीन को फ्री सप्लाई बंद होने वाले माह के भी यूनिट्स मिलेंगे। 300 से ज्यादा जिनको मुलाजमीन की फ्री सप्लाई फेस्को आर और दफातर ने एक्टिव कर दी है। अवैस सलीम हमारे साथ मौजूद है। अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैनको मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से जैनको मुलाजमीन की फ्री सप्लाई जो है वो बहाल कर दी गई है। इसी हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद की हिदायत पर फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज ने अहकामात भी जारी कर दिए हैं। जैनको के 300 से ज्यादा मुलाजमीन जो कि
फेस्को से फ्री सप्लाई की सहूलत हासिल करते हैं, उनकी बिजली की फ्री सप्लाई अदम अदायगियों पर बंद की गई थी। जेंको की जानिब से फेस्को को 83 करोड़ रुपए की जो अदायगियां हैं अब वो नहीं की गई थी, जिस पर फेस्को की जानिब से फ्री सप्लाई बंद कर दी गई थी। और अब जो है वो चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तसीन अमान की हदायत पर फेस्को चीफ की जानिब से जेंको मुलाजमीन की फ्री सप्लाई जो है वो बहाल कर दी गई है और तमाम तर मुतलका जो रेवेन्यू दफातर हैं उनको हदायत भी जारी कर दी गई हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो जेंको मुलाजमीन की स्केल वाइज फ्री सप्लाई की सहूलत जो है वो बहाल की जाए। जी, जेनको की 80 करोड़ रुपए की अदम अदायगियों पर फ्री सप्लाई बंद की गई। जेनको मुलाजमीन की स्केल वाइज फ्री सप्लाई बहाल की गई है। अवैस अली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएंगे फैसलाबाद में थाना सदर के इलाके में कमसिन बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती का केस। पुलिस की जानिब से डीएनए के लिए नमूने लाहौर न भिजवाने का इंकशाफ। मुद्दई पार्टी की जानिब से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ इस्तगासा दायर। मुद्दई पार्टी के वकील सैयद सफीर एडवोकेट का कहना है कि पुलिस मुल्जिमात से मिली हुई है। ज्यादती केस में सबसे अहम शाहिद डीएनए टेस्ट होता है, मगर पुलिस के लिए नमूने लेबोरेटरी भिजवाए ही नहीं गए। मगर पुलिस की जानिब से नमूने लेबोरेटरी भिजवाए नहीं गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हाशिम वड़ाइद से। जी आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद थाना सदर के इलाके में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर 14 से 15 साल जो कम उम्र बच्ची है उसके साथ ज्यादती की गई। और इसका केस जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है फैसलाबाद राना मोहम्मद सईद, उनकी अदालत के अंदर जो है वो ज़ेर समाअत है। लेकिन यहाँ पर केस में एक बात यहाँ पर ये सामने आई है कि पुलिस की जानिब से मेडिकल के लिए जो नमूने लाहौर भिजवाने थे वो नहीं भिजवाए गए, जिसके बाद जो मुद्दई पार्टी है उसके वकला की जानिब से इस्तगासा दायर किया गया। और यहाँ पर इनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, इसी वाले से बात करते हैं। इस केस के जो वकील हैं सैयद सफीर एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसी वाले से उनसे बात करते हैं। तो शाह जी बताइएगा, आपने इस्तगासा दायर किया पुलिस के अलावा, तो पुलिस क्या वजूहात बताती है, उसने मेडिकल के नमूने क्यों नहीं भिजवाए? इस तरह तो केस काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बात यह है कि खावर नसीम IOS केस की, उसने जो नमूने लाहौर भेजने थे वो नहीं भिजवाए। जब मैंने उससे पूछा कि ये नमूने तो आपने भिजवाए नहीं, क्योंकि ये जो केस 376 दफ़ा का होता है, ये जना का, इसका वाहिद हाल डीएनए होता है। डीएनए से पता चलता है कि मुल्ज़म गुनाहगार है या बेगुनाह है। क्योंकि ये मुल्ज़म गुनाहगार थे इसलिए उसने मिली भगत करके ये शवाहिद गायब किए और वो लाहौर लेबॉर्ट्री में जमा ही नहीं कराए और इसका चलान भी बीच में ही पड़ा है। इसके बाद जब हमें पता चला तो हमने इसका इस्तगासा दायर कर दिया जनाब राना सईद अहमद साहब की कोर्ट में, और वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्तगासा एडमिट भी हो गया है। इसके बाद वो मुल्ज़मान जो है उन्होंने थाना कुर्म में 29/23 एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है और ये इन पर प्रेशर डाल रहे हैं। मेरी हुकाम वाला से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो पुलिस का सिस्टम है, अब जो IO है उससे कोई पूछने वाला ही नहीं है। हालांकि कानून के मुताबिक उसने ये जो शवाहिद गायब किए हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 155C का उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि उसने ये स्वैब जो हैं वो जाके लाहौर लेबॉर्ट्री में क्यों नहीं जमा कराई। तो CPO साहब फैसलाबाद और IG साहब से मेरी गुजारिश है कि ये खावर नसीम जो है इसको पूछा जाए कि इसने ये क्यों ऐसा किया और ये जो इसने सबूत गायब किए हैं मुल्ज़मान से मिली भगत करके इसने जो पैसे लेके ये मुकदमा ख़राब किया है। अगर ये मुल्ज़मान कैफ़े किरदार तक पहुँचें तो ऐसा जुर्म ही ना हो। ऐसा जुर्म मुआशरे में तब होता है जब मुल्ज़मान मिली भगत पुलिस के साथ करते हैं। पुलिस बहुत अच्छे भी काम करती है, लेकिन ऐसे कामों से ये जो ऐसी काली भेड़ियाँ हैं इन्हें पुलिस में से निकाला जाए ताकि मुआशरा जो है वो उसमें अमन कायम हो सके। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना, इनका यही कहना है कि पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर मिली भगत करके और जो काली भेड़ों को निकाला जाए ताकि अमन कायम हो सके। हाशिम वड़ाइद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में 7,000 से ज्यादा मकानात की रेगुलराइजेशन न करने का कौमी खजाने को करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रेगुलराइजेशन के जरिए कौमी खजाने को लाखों का फायदा हो सकता था, जो महकमे की गफलत के बायस न हो सका। 2007 के बाद पंजाब टाउन प्लानिंग की जानिब से मकानात को रेगुलराइजेशन नहीं किया गया। बात कर लेते हैं फसी नकवी से। फसी बताएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की जानिब से 2007 से लेकर अब तक जो है वो मकानात तकरीबन 8,000 के करीब मकानात ऐसे हैं जिनकी रेगुलराइजेशन नहीं करवाई गई, जो कि तकरीबन 16 साल गुजर चुके हैं जिनको रेगुलराइज नहीं किया गया। तकरीबन फैसलाबाद की मुख्तलिफ सरकारी स्कीमें हैं जिनके अंदर गुलाम अहमदाबाद, सरनाबाद, पीपल्स कॉलोनी के इलाके शामिल हैं, जिसकी वजह से अगर रेगुलराइज किया जाता तो तकरीबन कौमी ख़जाने को 3 करोड़ 84 लाख रुपए का जो है वो फ़ायदा होना था, जो कि अब नुकसान की शक्ल में बदल चुका है। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की जानिब से बारहा मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को मरासले भी लिखे जा चुके हैं कि जो नई पॉलिसी है वो मुतारिफ करवाई जाए, लेकिन ताहाल
किसी भी किस्म की जो है वो पॉलिसी जो है वो मुतारफ नहीं करवाएगी। तकरीबन 1200 के करीब फी मरला के हिसाब बहुत से। शुक्रिया फसी आपका। जंग में निगरान हुकूमत का विजन सरगोदा रोड को भक्कर रोड से मिलाने वाले बंद रोड की बहाली का फैसला। डिप्टी कमिश्नर ने टूट फूट के शिकार रिंग रोड की बहाली का तखमीना मांग लिया है। महकमा हाईवे ज़ाती वसाइल से रिंग रोड की बहाली यकीनी बनाएगा। महकमा हाईवे ज़ाती वसाइल से रिंग रोड की बहाली को यकीनी बनाएगा। आपको बता रहे हैं कि जंग निगरान हुकूमत का वीएन सरगोदा रोड को बक्कर रोड से मिलाने वाले बंद रोड की बहाली का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने टूट फूट के शिकार रिंग रोड की बहाली का तखमीना मांग लिया है। महकमा हाईवे मेजर पेच वर्क के जरिए रिंग रोड को बहाल करेगा। महकमा हाईवे मेजर पैच वर्क के जरिए रिंग रोड को बहाल करेगा। इस हवाले से बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, 3 से 4 किलोमीटर का ये मजमूई तोहफा वाया है जो कि दरिया छनाब के बंद के ऊपर जो है वो रोड बनाई गई है। और इस रोड को जो है सरगोदा रोड से जो है वो अलियाबाद के मुकाम पे जो है वो बक्कर रोड से मिलाती है। ये रोड अक्सर दराज से टूट का शिकार है, जिसके सबब जो जंग का बाईपास है और जो अंदरून शहर के रोड हैं उसके ऊपर ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट होती है। इस जो है वो बंद को या रिंग रोड को जो है वो अब बहाल करने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर जंग की जानिब से जो है एक्सिन हाईवे को हदायत की गई है कि इसकी एस्टिमेशन की जाए और जहां जहां पर भी मेजर पैच वर्क की जरूरत है वहां पर पैच वर्क का आगाज किया जाए। इस मकसद के तहत जो है वो एक्सिन हाईवे की जानिब से जो है इसकी एस्टिमेशन का काम शुरू कर दिया गया है। तवक्को की जा रही है कि आइंदा 1.5 से 2 हफ्ते के दौरान जो है ये रिंग रोड की बहाली के ऊपर काम शुरू होगा। जी, रिंग रोड की बहाली पर काम शुरू होगा। रमजान मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रवां माली साल इख्तितामी मराहल में मगर डिवीजन फैसलाबाद का कोई जिला भी जायदाद की वरासत और मुंतकली पर वसूल फीस की रिकवरी न कर सका। मजीद जानते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। बिल्कुल, माली साल 2022-23 अपने इख्तिताम पर पहुंच गया, लेकिन अगर बात कर ली जाए फैसलाबाद डिवीज़न के तमाम अजला की तो ज़मीनों के इंतकाल होते रहे, वरासती इंतकालात जो हैं वो दर्ज होते रहे, लेकिन इंतकाल फ़ीस जिसे म्यूटेशन फ़ीस कहा जाता है वो मुकम्मल तौर पे वसूल नहीं की जा सकी। इस हवाले से मैं अगर बताता चलूँ तो झंग हो, टोबा टेक्सिंग हो, चन्योट हो या फिर ज़िला फैसलाबाद हो, तमाम ही अजला में म्यूटेशन फ़ीस जो है वो ताहाल रिकवरी नहीं की जा सकी। इस हवाले से अगर बात की जाए तो फैसलाबाद में रवां माली साल में ताहाल जो है सिर्फ 51% म्यूटेशन फ़ीस जो है वो वसूल की जा सकी, जबकि 49% म्यूटेशन फीस जो है वो ताहाल उसकी वसूली करना बकाया है। इसी तरह अगर बात कर ली जाए झंग की तो झंग में सिर्फ 37% म्यूटेशन फीस जो है वो वसूल की गई। टोबा टेक्सिंग में 60% म्यूटेशन फीस जो है वसूल की जा चुकी, जबकि इसके साथ साथ चन्योट में सिर्फ 67% म्यूटेशन फीस जो है वो जमा की जा सकी है। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि तमाम ही अजला जो हैं डिवीज़न के वो इस वक्त म्यूटेशन फीस की 100% रिकवरी में पीछे हैं। इस हवाले से कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से भी हिदायत जारी की गई हैं कि तमाम डिप्टी कमिश्नर जो है वो अपने अपने मुतल्लिका जिले की म्यूटेशन फीस जो है उसकी रिकवरी को 100% यकीनी बनाएं और इसका टाइम फ्रेम जो है वो 28 जून तक दिया गया है। 49% ही रिकवरी मुमकिन हुई है। वकास बता रहे थे, बहुत शुक्रिया वकास आपका। चिन्योट ईवान सनत और तिजारत की एग्जीक्यूटिव बॉडी का अहम इजलास हुकूमत से मजीद टैक्स ना लगाने का मुतालबा कर दिया। मजीद क्या तजावीज़ दी गई हैं, क्या मुतालबात किए गए हैं, जानते हैं ब्यूरो चीफ चिन्योट वकार घुम्मन से। जी आगाह कीजिएगा। जी, चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ है और ख़ास तौर पे आने वाला जो बजट है उसके हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ भी दी गई हैं और कुछ मुतालबात हैं इनके जो हुकूमत से ये करना चाहते हैं, उस पर बात करते हैं। सदर चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दानिश नईम फ़खरी हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमत को आप लोगों ने भी कुछ तजावीज़ भेजी हैं, जो आने वाला बजट है क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमें आने वाले बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। हमने हमेशा की तरह हुकूमत वक्त को बहुत ही पॉजिटिव और ऐसी कि प्रैक्टिकल हमने तजावीज़ दी हैं। अगर उस पर अमल दरामद हो जाए तो जो अवाम नास की मुश्किलात हैं, जो बेतहाशा मुश्किलात का शिकार हैं, उसमें खातिर खा कमी होगी। तो उसमें सबसे पहले तो हमने अपनी फर्नीचर इंडस्ट्री के हवाले से सेल्स टैक्स के हवाले से जो हमें POS का सिस्टम है और इसमें इनके रेट्स हैं, इसको रिड्यूस करने की तजावीज़ दी हैं। और बाकी दीगर तमाम इंडस्ट्रियाँ जितनी भी हैं उन पर बेतहाशा टैक्सेस हैं, उस पे को हमने इसलिए कहा कि रिड्यूस करें
کہ اگر دیکھا جائے نا جتنے آپ ٹیکسز زیادہ لگائیں گے تو ٹیکس دہندگان جتنے بھی ہیں یہ ٹیکس اینٹین ہولڈر وہ کم سے کم ہو رہے ہیں. اگر آپ ٹیکس کی شرح کم سے کم کریں گے تو مزید نئے آنے والے ٹیکسز کے جو ہمارے کاروباری ہیں چھوٹے طبقہ کے وہ لوگ جلد از جلد اور بہت بڑی تعداد میں اس میں شامل ہوں گے. اس سے ریونیو جنریٹ ہوگا. ہم نے حکومت وقت سے یہ عرض کیا کہ ریشو جو ٹیکس کی ہے وہ کم سے کم کریں تاکہ نیٹ ورک بڑھایا جائے. جتنا نیٹ ورک بڑھے گا اتنا ہوگا اور عوام کو بھی ریلیف ملے گا. تو یہی ہماری مین تجاویز ہے. تجاویز تو بہت ساری ہیں لیکن وقت کا میں ڈسکشن کا اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر اس کا پورا سیشن ہو تو ہمارے پاس ایسی بھی تجاویز ہیں. اگر حکومتی نمائندگان ڈائریکٹ ہمارے پاس چیمبر میں آئے یا مختلف کہیں پہ بھی بات کریں تو ایسی تجاویز ہیں الحمدللہ کہ ود ان ڈیز پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. ٹیکس کی وجہ سے جو مہنگائی کا شکار عوام ہے ان کو ریلیف مل سکے گا. بالکل جی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے. ہم نے جو بجٹ کے لیے تجاویز بھیجی ہوئی ہیں ان پر عمل کیا جائے. بیورو چیف چنیوٹ وقار گھمن ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ. یومیہ اجرت کم سے کم 1,500 سے 2,000 روپے کی جائے. مزدوروں کا بڑا مطالبہ سامنے آ گیا. بجٹ سے مزدوروں کو کیا امیدیں ہیں جان لیتے ہیں فضیل احمد سے. فضیل بتائیے گا. بالکل پی ڈی ایم کی جانب سے سال 2023 اور 24 کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے جس پر مزدور طبقے کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بجٹ کے اندر جو مزدوری ہے, مزدور کی اجرت ہے وہ بڑھائی جائے کیونکہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. لیکن مزدور کی اجرت جو ہے اس کا صرف اعلان کیا جاتا ہے اور اس پر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں کروائی جاتی. مزدور یہاں پر موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. جی بتائیے گا اس وقت کتنی دہاڑی مل رہی ہے اور اس سے گزارا ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا مطالبات ہیں اجرت کے حوالے سے؟ آپ کو بھی پتا ہے اس سے گزارا نہیں ہوتا, کام ہے نہیں. دہاڑی بالکل تھوڑی ہے. دہاڑی کم سے کم 2,000-1,500 ہونی چاہیے. جی کم سے کم جو دہاڑی ہے وہ 1,500 سے 2,000 ہونی چاہیے. اور بھی یہاں پر مزدور بیٹھے ہیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں. جی آپ بتائیے گا کتنی دہاڑی اس وقت مزدور کی ہونی چاہیے مہنگائی کو دیکھتے ہوئے؟ 2,000 روپیہ دہاڑی ہونی چاہیے جی. ابھی کتنی دہاڑی چل رہی ہے جو مزدور کو ملتی ہے؟ 1,000 روپیہ, 900 روپیہ. تو اس میں گزارا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں؟ کوئی نہیں ہوتا ہے. آٹے کی گتھی نہیں آتی انہیں دی. جی بالکل, آٹا جو ہے وہ بھی اس میں نہیں آتا. مزدوروں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے اس بجٹ کے اندر خاص طور پر مزدوروں کے لیے جو اعلان کیا جائے, اجرت بڑھائی جائے اور اس پر کم سے کم اجرت 1,500 سے 2,000 کی جائے. فضیل شکریہ آپ کا. آپ کو بتائیں گے ٹوبا ٹیکسنگ میں شیخ محمد علی کو ایک سی این فیسکو تعینات کر دیا گیا ہے. فضل عباس شاہ کو ایک سی این فرسٹ ڈویژن جھنگ تعینات کر دیا گیا. شیخ مدثر علی کے چارج سنبھالنے پر سٹاف کی جانب سے استقبال کیا گیا. سپرنٹینڈنگ انجینئر افضل کاتیا سمیت دیگر شریک ہوئے. سپرنٹینڈنگ انجینئر افضل کاتیا سمیت دیگر شریک ہوئے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ ٹوبا ٹیکسنگ میں شیخ مدثر علی ایکسین فیسکو تعینات کر دیے گئے ہیں. فضل عباس شاہ ایکسین فرسٹ ڈویژن جھنگ تعینات ہو گئے. شیخ مدثر علی کے چارج سنبھالنے پر سٹاف نے استقبال کیا. سپرنٹینڈنگ انجینئر افضل کاتیا سمیت دیگر بھی شریک ہوئے. ٹوبا ٹیکسنگ میں ڈی پی او سید قرار حسین کا تحفظ سینٹر کا دورہ. تحفظ سینٹر میں ریکارڈ کا جائزہ اور عملے کی حاضری چیک کی. ڈی پی او نے تحفظ سینٹر میں آنے والے شہریوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنے کی ہدایات کی. مبشر حسن نقوی سے جانیں گے. جی بالکل, ڈی پی او ٹوبا ٹیکسنگ سید قرار حسین نے پولیس خدمت مرکز کا دورہ کیا. وہاں پر انہوں نے سٹاف سے ملاقات بھی کی, ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں. ذرا بتائیے گا کہ کس طرح یہ سینٹر جو ہے وہ کام کر رہا ہے, اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے لوگوں کو؟ اچھا سر, بڑی مہربانی, بہت بہت شکریہ. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی پنجاب پولیس جو ہے سوسائٹی کے ولنریبل جو سیگمنٹس تھے ان کو کیٹر کرتی تھی, لیکن وہ ایفیکٹولی نہیں تھا. تو یہ آئی جی صاحب پنجاب کا ہمارا ویژن ہے. اس کے تحت جتنے بھی ہمارے سوسائٹی کے ولنریبل سیگمنٹس ہیں, اس میں اسپیشلی ٹرانسجینڈرز ہو گئے, جو اسپیشل پرسنز ہیں, بچے ہیں, خواتین ہیں, ان کی درخواستوں کو کیٹر کرنے کے لیے, ان کو احساس تحفظ دلانے کے لیے بیسیکلی یہ تحفظ سینٹرز اسٹیبلش کیے گئے ہیں. آل اوور پنجاب کیے گئے ہیں. اس میں یہاں پہ ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی ہیں. یہاں پہ ہم لوگوں نے کوئی 2 NGOs کے ساتھ MOU کیے ہیں فری لیگل ایڈ کے لیے. یہاں پہ ایک لا فرم کے ساتھ ہم نے MOUs کیے ہیں. میری آج یہ پہلا وزٹ تھا. اس میں ہمارا آبجیکٹیو اور ایم یہی ہے کہ ہم یہ جو اپنے اس تحفظ سینٹر کا جو آؤٹ ریچ ہے اس کو بڑھائیں, تھرو آؤٹ دا ڈسٹرکٹ بڑھائیں گے. اس میں آلریڈی دے آر ورکنگ ود ڈفرینٹ ٹرانسجینڈر گروپس. یہ ان سے مل رہے ہیں, ان کو اویئرنیس سیشنز دے رہے ہیں. اس کو ہم مزید اسپریڈ کریں گے. زیادہ پرو ایکٹیولی ہم ان تک اپنا
राब्ता कारी करेंगे। फिर इसके अलावा जो अगर स्पेशल पर्सनस हैं उनके यहाँ पे कोई NGOs वगैरह हैं, उनके कोई प्रॉपर उनके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, उनके साथ हमारा इरादा है, उनके साथ GPO की सेंटर में आने वालों से खुश अखलाकी से पेश आने की हिदायत। इसी पे हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे मुबशिर सनकवी, आपका बहुत शुक्रिया। आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद में समर कैंप का आज पहला रोज, पहले सेशन का आगाज पेंटिंग से हुआ। तलबा आज भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर असद हयात ने नवीद सुना दी। खिजा लियाकत बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल, फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में समर कैंप का आज पहला रोज है। समर कैंप का आगाज जो है वो पेंटिंग से किया गया है। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर जो है असद हयात वो मौजूद हैं। आइए इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं कि समर कैंप में जो है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो करवाई जानी थी, कैलीग्राफी, म्यूज़िक, थिएटर, पेंटिंग का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है, तो बाकी एक्टिविटीज़ जो है वो कब करवाई जाएंगी? जी, पंजाब आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद डिवीजन के ज़ेर एहतमाम जो समर कैंप है 6 से 16 जून तक का सेशन, उसका आज आगाज़ हो गया है और पहले सेशन में हमने पेंटिंग से आगाज़ इसका किया है और इसी तरह सेशन वाइज इंशाल्लाह हम म्यूज़िक है, कैलीग्राफी है, थिएटर है, सेशन वाइज इसको चलाते जाएंगे। और इन समर कैंप का बेसिक मकसद जो है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करना, बच्चों को जो आर्ट में दिलचस्पी है, जो भी को बच्चे सीखना चाहते हैं, मज़ीद अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या कोई बच्चा अगर दिलचस्पी रखता है फ़ाइन आर्ट्स में, थिएटर में या किसी भी आर्ट की कैटेगरीज़ में, तो वो आर्ट काउंसिल से 6 से 16 जून में किसी भी दिन रब्ता कर सकता है। हम उसको एडजस्ट कर लेंगे उस साल। जी बिल्कुल, फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल की अगर बात की जाए, आर्ट्स काउंसिल में आज 6 जून है और समर कैंप का पहला रोज़ है। समर कैंप के पहले रोज़ जो है पहला सेशन का जो है आगाज़ हो चुका है। पहले सेशन में जो है वो पेंटिंग का जो बाकायदा आगाज़ हो चुका है। इसके अलावा बाकी सेशन जो है उनका भी किया जाएगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे तलबा हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, अगर वो अभी भी जो है आज डेट जो है ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको एक मौका दिया जा रहा है कि अगर उन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई और रब्ता करना चाहते हैं तो वो आएँ आर्ट्स काउंसिल में। समर कैंप का आज पहला रोज़ है जिसके पहले सेशन में पेंटिंग का आगाज़ किया गया है। खिलजा लियाकत हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया।